All right, good morning everyone. Okay, I think ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ ही गए हैं. हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एंड उसका एकदम बेसिक पार्ट मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था. एक आपको आउटलाइन समझाया था एंड देन गैल्वेनिक सेल्स का हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था. गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने देखा था, समझा था दैट अगर हम लोग उनका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखेंगे तो उस केस में आप लोगों को समझ में आएगा दैट किस तरीके से गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है, किस तरीके से उसका वर्किंग हो रहा है. हम लोगों ने एक नॉट वर्किंग डिज़ाइन, एक पुअर डिज़ाइन को भी ऑब्जर्व किया था बिफोर कमिंग टू द फाइनल डिज़ाइन ऑफ गैल्वेनिक सेल. ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड का क्लियर डिस्टिंक्शन आपको समझ में आना चाहिए. एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है. ठीक है, एनोड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड इज द सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनोड का गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव पोलैरिटी रहेगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड कैथोड का पॉजिटिव पोलैरिटी रहेगा. देन फ्लो ऑफ करंट कैसा रहेगा एक्सटर्नल पार्ट में, कैसा रहेगा इंटरनल पार्ट में, इसके ऊपर भी मैंने आपको स्टेटमेंट्स दिखाए थे. एंड एक्सटर्नल पार्ट में करंट किस तरीके से रहेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इंटरनल पार्ट में करंट किस तरीके से रहेगा बिकॉज ऑफ आयंस. वो हम लोगों ने नोटिस किया था. अच्छा, देन हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज के ऊपर थोड़ा बहुत डिटेल्स देखे थे एंड देन मैंने आपको बोला था कि हमने जो अभी सेल पढ़ा है वो तो हमने कैसा पढ़ा था, एक सिंपल केस समझा था जहां पर हम लोगों ने मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट मेटल मेटल आयन को स्टडी करा था, मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट को. उसमें गैस आयन इलेक्ट्रोड्स भी हो सकते हैं या मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स भी हो सकते हैं, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड्स भी हो सकते हैं. एंड इनको हम लोग अब यूज करेंगे आज की क्लास में टू कंस्ट्रक्ट सेल्स एंड राइट अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन फॉर इट. तो ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, देखा था. ऑल्दो ये हमारा लास्ट में था तो हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू डिटेल में जा नहीं पाए थे, तो आज हम लोग इनके एग्जाम्पल्स भी डिटेल में कवर करते हैं. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट जो था इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखाए थे, उनका एक बार रिकैप कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे कैथोड लिखते हैं एंड सॉल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आई थिंक सबसे सिंपल चीज़ है समझने के लिए. अब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के अंदर हम लोग जाके देखेंगे तो वहां पर सिंगल वर्टिकल लाइंस यूज होती हैं. किसके लिए? ताकि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को सेपरेट कर सके, सॉलिड को, एक्वस को, गैस को, इनको हम सेपरेट कर सकें. अब विद इन जो हाफ सेल है उसमें जो रिटर्न ऑर्डर होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, वो इस तरीके से होता है कि वो रिएक्शन शो करता है. तो एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन से स्पीशीज से कौन से स्पीशीज में जा रहा है वो हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे. कैथोड में रिडक्शन हो रहा है तो कौन से स्पीशीज से कौन से स्पीशीज में जा रहा है वो भी हम लेफ्ट टू राइट ही लिखेंगे. ठीक है, देन अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है तो वो एनोड पर एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा जाता है और कैथोड पर एक्सट्रीम राइट में. एंड अगर हमारी जो स्पीशीज है उनका अमाउंट है दिया हुआ, क्या कॉन्सेंट्रेशंस हैं, क्या पार्शियल प्रेशर्स हैं, तो वो सब हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं स्पीशीज के साथ में. ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी एक दो एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ तो उसमें आपको समझ में आएगा. जैसे ये वाला आप एग्जांपल नोटिस करना. लेट मी टेक दिस एग्जांपल. ठीक है, अच्छा चलो आज के नोट्स में करते हैं. representation of cell continued. मान लो ये सेल आपके सामने है, ठीक है, जिंक 2+ आयंस का सोल्यूशन रहेगा
ठीक है, एंड यहाँ पर यू हैव सो ब्रैकेट में गया एक्वस AQ। नहीं सर, वो हेडिंग में कंटिन्यूड लास्ट क्लास में भी यही हेडिंग लिखा था ना, तो वहीं से कंटिन्यूड कर रहे हैं। ऐसे नहीं आता, टीवी सीरियल देखते हो तो लिखा नहीं आता टू बी कंटिन्यूड। यस सर। ट्रिक क्वेश्चन था। टीवी सीरियल क्यों देखते हो तुम, पढ़ाई क्यों नहीं करते? नहीं देखते सर टीवी सीरियल, मुझे पसंद नहीं है। हाँ। फिल्म में देखता हूँ सर। फिल्म में कौन सी फिल्में देख रहे हो आजकल? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर H प्लस एक्वस का सोल्यूशन है। अच्छा, ये प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अब ये आपका एक सेल मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब आपको इसको लिखना है, तो अपन कैसे करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना। सबसे पहले तो सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड रहेगा एंड राइट हैंड साइड पर कैथोड रहेगा। अच्छा चलो, मैं ऐसा करता हूँ, इसमें थोड़ी सी डिटेल्स भी डाल देता हूँ। डिटेल कैसे डाल रहा हूँ देखना, यहाँ पर जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। ठीक है, एंड H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, एंड यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस आ रही है उसका पार्शियल प्रेशर है 0.1 बार। ठीक है, जो H2 गैस यहाँ पे बबल हो रही है ना। अच्छा, तो अब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, अब देखना, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक सॉलिड से कहाँ जा रहा होगा, जिंक 2+ एक्वस में। ठीक है, जिंक सॉलिड, फिर एक सिंगल वर्टिकल लाइन जिंक 2+ एक्वस में, और उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो ये एनोड का पार्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर जिंक की जगह, ठीक है, चाहिए तो जिंक की जगह ZnSO4 लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। सल्फेट आयन कुछ कर नहीं रहा है, स्पेक्टेटर है, बट अगर आपको लिखना है इसका सॉल्युबल सॉल्ट पूरा तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया। देन कैथोड की साइड में, ठीक है, कैथोड की साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, H प्लस से H2 जा रहा होगा, तो H प्लस एक्वस 1 मोलर। ठीक है, फिर वर्टिकल लाइन, क्योंकि फेज सेपरेट हो रहा है, किसमें जा रहा है ये, H2 गैस में। ठीक है, और वो कितना है, 0.1 बार, है ना, इसमें जा रहा है। एंड यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड है कैथोड साइड में, तो उसको सबसे एक्सट्रीम राइट में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको चाहिए तो आप कोई एसिड होगा पूरा तो उसको भी लिख सकते हो, मान लो HCl होगा एसिड, या HNO3 होगा तो वो HCl एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, Cl- आयन कुछ नहीं कर रहा होगा, Cl- आयन स्पेक्टेटर होगा, बट आपको लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, या सिर्फ जो काम का आयन है वो भी लिख सकते हो। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इस पर्टिकुलर सेल का। ये समझ में आया? सर वो HCl और ZnSO4 में और सर्किट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं नहीं, मतलब अरे आपको यहाँ पर जो मेटल का सॉल्ट डालना है उसी से तो आयन आएगा ना। जैसे जिंक की रॉड को आपको जिंक के आयंस के सॉल्ट में डालना है। ठीक है, अब जिंक का आयन थोड़ी ना मार्केट में मिलता है, कभी आपको ऐसे आयंस थोड़ी ना फ्रीली मिलेंगे, कभी नहीं मिलते हैं, आपको हमेशा सॉल्ट मिलता है। जिंक सल्फेट हो गया या जिंक क्लोराइड हो गया, कोई ऐसा सॉल्ट मिलेगा आपको जिंक का सॉल्युबल सॉल्ट, फिर आप उसको पानी में डालोगे तो ही तो जिंक आयंस आएंगे। यस। ठीक है, वैसे ही H+ आयन जो है वो भी कहाँ से ऐसे फ्रीली थोड़ा मिलता है कि प्रोटॉन मिल रहा है कहीं से हवा में, हमने बॉटल में भर के रख लिया। आपको तो एसिड मिलेगा HCl HNO3, उसको आप क्या करोगे, इसके अंदर डालोगे। ठीक है, अब ये जो आयंस है उनके साथ में, जैसे सल्फेट आयन क्लोराइड आयन, ये कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर मैं अगर क्लोरीन गैस
साथ में ला रहा होता, ठीक है, तो आप मुझे बोल सकते थे कि अरे सर ये तो क्लोराइड आयन और क्लोरीन गैस भी है, तो ये भी तो कर सकते हैं रिएक्शन, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल आपने बताया था कि गैस आयन इलेक्ट्रोड में क्लोरीन आयन और क्लोराइड आयन और क्लोरीन गैस भी हो सकता है, बट मैं क्लोराइड गैस ये क्लोरीन गैस नहीं डाल रहा ना, Yes, sir. ठीक है। Okay. सो इस तरीके से आपका मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा इज समथिंग ऑफ दिस नेचर कि मैं आपके सामने मान लो सेल का रिप्रेजेंटेशन लिख दूंगा, तो आपको मुझे उसके एनोड कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन लिख के दिखाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल करके लिख देता हूँ, फॉर द फॉलोइंग representation of cells, write, क्या क्या लिखना है आपको, राइट द टाइप ऑफ हाफ सेल, जो भी चार हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ हाफ सेल, उन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा जो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, एंड देन आपको रिएक्शन भी लिखनी होगी, ठीक है, रिएक्शन एट एनोड, कैथोड एंड ओवरऑल, ठीक है, वो एनोड कैथोड को ऐड कर देना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जांपल आया, Cu solid, CuSO4 aqueous, AgNO3 aqueous, Ag solid। बताओ क्या क्या रहेगा इसके केस में, कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट क्यों बोला आपने, बिकॉज ऑफ AQ लिखा है ना यहाँ पर, मतलब डिसॉल्व हो गया ना, वैसे यहाँ पर भी इट विल बी मेटल, सिल्वर मेटल है, एंड सिल्वर मेटल का ही सॉल्युबल सॉल्ट है, राइट। यहाँ पे देखो, अब एनोड पर क्या है, कॉपर, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, Cu solid gives Cu2 plus aqueous plus 2 electrons, ठीक है। सल्फेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्पेक्टेटर ही है, एंड कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, राइट, तो ये Ag plus aqueous plus electron will give you Ag solid, ये आपका रिडक्शन हो गया। अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो अब आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे ताकि इनके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए, तो आप नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 1 में ऐड करोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 Cu solid, और Cu solid plus 2 Ag plus aqueous is giving 2 Ag solid plus Cu2 plus aqueous, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, कुछ डाउट तो नहीं है इसमें, ये क्लियर है। Yes, sir. तो एक एग्जांपल, ये तो मैंने अभी आप लोगों के लिए कर दिया, ठीक है, बट अब एक एग्जांपल आप लोग खुद से करके मुझे दिखाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ये तो मैंने क्या सिंपल एकदम इलेक्ट्रोड्स ले लिए, थोड़ा सा अलग करते हैं, देखो Cu solid, Cu2 plus aqueous, then Cl2 gas,
Cl minus aqueous platinum solid। चलो ठीक है, इसके बारे में मुझे बताओ कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड है एंड क्या एनोड पर और कैथोड पे रिएक्शन रहेंगे। बताओ भाई। कैथोड का कॉपर से कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन और एनोड का Cl2 से Cl माइनस से -+1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, सो ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा ये होगा आपका मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। और ये वाला होगा आपका गैस आयन, है ना। अच्छा, अब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो कॉपर सॉलिड is giving copper 2 plus aqueous plus 2 electron and cathode पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो Cl2 gas plus 2 electron is giving 2 Cl minus aqueous। तो फिर ओवरऑल रिएक्शन इनको ऐड करने पे आ जाएगा सिंपल, Cu solid plus Cl2 gas is giving Cu2 plus aqueous plus 2 Cl minus aqueous, है ना। क्लियर है ये, यही आ रहा था आंसर। ठीक है, ये चीज आनी चाहिए अपने को अच्छे से। मैं एक दो एग्जांपल और कराऊंगा। चलो एक और एग्जांपल लिखो। इसमें ऐसा लिखते हैं हम लोग प्लैटिनम सॉलिड H2 गैस H plus aqueous Cl2 गैस Cl minus aqueous प्लैटिनम सॉलिड। बताओ इसके केस में क्या होगा, what will be the overall reaction।
कैसी टाइप की इलेक्ट्रोड्स हैं? ये तो क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर, ये दोनों गैस आयन, गैस आयन है। ओवरऑल रिएक्शन बता दो क्या होगा? H2 gas plus Cl2 gas gives 2H plus aqueous plus 2Cl minus aqueous. एकदम सही, राइट। सो यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। इनको अगर आप ऐड कर दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन यही बन जाएगा, H2 गैस प्लस Cl2 गैस is giving 2H plus aqueous plus 2Cl minus aqueous। ठीक है, सो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा आप अलग करते हैं एग्जांपल्स को। सो यहाँ पर देखना, क्रोमियम सॉलिड प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस aqueous, ठीक है, देन KCl aqueous, AgCl solid, Ag solid, ठीक है। या फिर चलो मैं इसको थोड़ा सा और वैसा करने की कोशिश करता हूँ। रुको, ठीक है, एक सेकंड ना, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। Ag solid, AgCl solid, KCl aqueous, ठीक है, देन AgNO3 aqueous, Ag solid, ठीक है। आई थिंक अब ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा आप लोगों को कौन से टाइप की इलेक्ट्रोड्स है और क्या क्या रिएक्शंस रहेंगे। एक अटेम्प्ट लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। क्या है आंसर? ये वाला कैसा है? दिस इज मेटल insoluble salt,
ठीक है, इनसॉल्युबल क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इसका जो सॉल्ट है मेटल का वो कैसा है, AgCl सॉलिड लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका हिंट रहेगा। एंड यहाँ राइट हैंड साइड पर ये है मेटल सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल कैसे पता आपको, वापस से यहाँ पर देखना ना, या AQ लिखा रहेगा। ठीक है, एक्वस लिखा रहेगा। तो इससे आपको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पता पड़ गया। अब आप यहाँ पर देखोगे रिएक्शन कैसा रहेगा, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन अब कैसे लिखना होता है यहाँ पर, ये मैंने आपको पहले सिखाया था लास्ट क्लास में। तो Ag solid plus Cl minus aqueous will give you AgCl solid। ठीक है, 0 से ये +1 में जाएगा इस तरीके से, एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तरीका होता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के एनोड या कैथोड रिएक्शन को लिखने के लिए। ठीक है, कैथोड अगर हो रहा होता तो इसका ऑपोजिट लिखता मैं। ठीक है, बाकी कैथोड तो क्योंकि सिंपल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है तो उसमें हम लोग क्या Ag+ आयन फ्रीली रहता है, तो Ag++ इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Ag सॉलिड, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड था। ठीक है, तो आपको ये अंतर ध्यान रखना है। अब अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो कैसा दिखेगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, ये Ag सॉलिड काट देंगे हम लोग दोनों तरफ से क्योंकि सेम ही है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, AgCl सॉलिड। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लगता है क्योंकि नया नया आपके सामने पहला एग्जांपल मैंने लिखा है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट को यूज करते हुए। ठीक है, पर धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी इसको भी समझने की। ठीक है, अगर ये समझ में आया है तो मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ इसी के ऊपर बेस्ड, ट्राई करना आप। ठीक है, लेट मी गिव एन एग्जांपल। यहाँ पर अब नोटिस करना से ऐसा है। ठीक है, Ag solid, AgBr solid, KBr aqueous, KCl aqueous, AgCl solid, Ag solid। ये है आपके सामने एक सेल। तो अब आप इसके बारे में मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सी टाइप की इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या रहेगा यहाँ पे, ये कैसा इलेक्ट्रोड है, वापस से आप नोटिस करना, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर ये आपका मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना। सेम यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करोगे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, राइट, इनसॉल्युबल है ये AgCl। ठीक है, मेटल Ag है और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट है AgCl। ठीक है, और ये किस में डिप करते हैं हम लोग, उसी सॉल्ट के अनायन के सोल्यूशन में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर Br- आयन का सोल्यूशन है,
एंड राइट हैंड साइड पर Cl माइनस आयन के सोल्यूशन में डिप करा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप मुझे बताओ एनोड पर क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, चाहिए तो नोट्स में देखो ऊपर कि हम लोग मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनोड कैथोड कैसे लिखते हैं, और मुझे बताओ ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, या आप ही करके बताओगे, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। देखो, दिमाग लगाओ, अटेम्प्ट लो। बताओ एनोड पे क्या आएगा, एक अटेम्प्ट लो, कैसे लिखेंगे। Ag solid plus Br minus aqueous, AgBr solid plus electron. एकदम सही। और कैथोड पर Cl minus aqueous plus electron से Ag नहीं, जो एनोड पे लिखा है ना उसके जैसा ही उल्टा ही हो जाएगा ना बस। यहाँ पर AgCl सॉलिड है, जहां पर सिल्वर +1 में होगा, और ये किस में जाएगा, ये जाएगा आपका Ag में, रिडक्शन होगा ना। तो ये कैसा हो रहा है, AgCl solid plus electron is going to give you Ag solid plus Cl minus aqueous। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपने यहाँ पे लिखा है उसका ऑपोजिट लिखना है आपको बस। ठीक है, एंड क्योंकि वहां पर सॉल्ट AgBr की जगह AgCl है, तो वो छोटा सा एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन कैसा दिखेगा, AgCl solid plus Br minus aqueous is giving AgBr solid plus Cl minus aqueous। ठीक है, ये समझ में आया। Yes, sir. इज दिस क्लियर। Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट। अब आपने आई थिंक इनफ नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर अपन बुकलेट में भी जाएंगे, ठीक है, तो आई थिंक अब आप इस पोजीशन में हो कि आप क्वेश्चंस को आंसर कर सको। ठीक है, जैसे मान लो ये 6th वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेट मी snip it। इसका आंसर मुझे बताओ क्या रहेगा।
क्या रहा आंसर? डी। एकदम सही। एनोड से कैथोड जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड है सॉल्ट और राइट ब्रिज हैंड में साइड वाला कैथोड है। सर इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं है ना? इसमें सॉल्ट ब्रिज। अरे ये लिखना चाहिए था एक्चुअली, इसमें सॉल्ट ब्रिज होना चाहिए था, टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, भूषण तुमने ए आंसर क्यों दिया? इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था ना, एनोड से कैथोड जाते हैं। उसमें मिस्टेक हो गई सर, कैथोड से एनोड लगा। हाँ तो इसीलिए देखो, मैंने यही बताया था आप लोगों को कि कैसा होता है ना, एक छोटा सा अपने को दिमाग में वो कंफ्यूजन हुआ, कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड, तो आंसर क्या आता है, गलत हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अपने को बहुत रिवीजन कर करके इस चीज को दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ठीक है। एंड इस चीज को दिमाग में एक बार आप डेफिनेटली बिठाओगे तो आपको क्या होगा कि फ्यूचर में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप आज से काफी टाइम बाद, मतलब 6-8 महीने बाद एग्जाम लिखोगे, तो उसमें कैसा होता है कि आपको पुरानी चीजें थोड़ी थोड़ी भूलने लग जाओगे। तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस रहा कि अरे उस टाइम तो मैंने याद कर लिया था, तो अभी मैं दोबारा से याद कर सकता हूँ, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इनको डेफिनेटली अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अगर हमें मिलता है तो, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एफबीएस में मिल जाएगा, चलो एफबीएस में है काफी सारे। उनमें से कुछ कुछ थोड़े डिफिकल्ट से भी हैं, पर आप लोग लिख सकते हो। मान लो ये वाला लिख लेते हैं, चलो। ऐसा पीबी सॉलिड, PbSO4 सॉलिड, ठीक है। देन SO4 2 माइनस aqueous, ठीक है। एंड H2 गैस, H प्लस aqueous, प्लैटिनम सॉलिड, मान लो ये है। तो आप मुझे बताओ इसमें क्या क्या, कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड है एंड कौन सा टाइप के क्या क्या रिएक्शन होंगे एनोड कैथोड पर।
कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड रहेगा ये वाला? मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, राइट, क्योंकि ये सॉलिड है यहाँ पर, ठीक है। और ये कौन सा रहेगा? गैस आयन, ठीक है। सो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा एंड कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा? बताओ। सर हम्म, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल ये कैसे पहचाने सर? ये सॉलिड, ये मैं येलो में हाईलाइट इसलिए तो कर रहा हूँ ना, कि जो सॉल्ट है उसके आगे अगर ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है यानी कि वो सॉलिड सॉल्ट है, मतलब वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, तो इनसॉल्युबल हो गया, ठीक है। और अगर ब्रैकेट में एक्वस लिखा हुआ है, AQ, जो सॉल्ट है, जैसे यहाँ ऊपर आप नोटिस करोगे, यहाँ राइट हैंड साइड में देखो, Ag मेटल है, ठीक है, ये Ag मेटल हो गया और ये मेटल का सॉल्ट हो गया AgNO3, ठीक है। अब उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? AQ, मतलब ये सॉल्युबल सॉल्ट हो गया। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर कैसा है? मेटल और मेटल का सॉल्ट, बट सॉल्ट के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सॉलिड, तो वो कैसा हो गया? इनसॉल्युबल सॉल्ट, ओके सर। ठीक है। तो अभी यहाँ पर PbSO4 जो है उसके आगे सॉलिड लिखा हुआ है, मतलब वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। आया आंसर? यहाँ पर कैसा रहेगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो Pb सॉलिड
plus SO4 2 minus aqueous is going to give you PbSO4 solid plus 2 माइनस। ठीक है, ये Pb 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कैथोड पर ये तो गैस आयन इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर H2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव यू, और अच्छा एक्चुअली मैंने गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर एक्चुअली H प्लस पहले लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर रिडक्शन पहले होना है, तो H प्लस से H2 जाएगा। ठीक है, सो 2H प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग H2 गैस। फिर आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर अब ये आएगा। ठीक है, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये अभी क्लियर है, समझ में आ रहा है। नाउ अभी समझ में आया? यस। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल समझ में आने लगा है। अब हम एक और टॉपिक समझते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। अब इसमें नोटिस करना कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दैट कोई भी हाफ सेल होगा हमारा, ठीक है, इट कैन आइदर अंडरगो रिडक्शन और इट कैन आइदर अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उसके अंदर एक डबल चार्ज का लेयर प्रोड्यूस होता है। कैसे, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना। मान लो ये मेरा मेटल है, ठीक है, और ये M प्लस आयन्स है। ठीक है, दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, M सॉलिड विल गिव M प्लस aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस अराउंड द इलेक्ट्रोड आ जाएंगे और इलेक्ट्रोड पे खुद पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे एक डबल चार्ज का लेयर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि हो सकता है रिडक्शन हो। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो, तो यहाँ पर मेरा लेट से मेटल है, ठीक है, और उसका M प्लस आयंस का सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि M प्लस aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे आर गोइंग टू फॉर्म और डिपॉजिट ऑन द मेटल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो रॉड होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
ठीक है, ये जो मेटल है वो जाके रॉड पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, एंड सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि जो सोल्यूशन था पहले वो न्यूट्रल था, ठीक है, सोल्यूशन जो था वो पहले न्यूट्रल था, उसमें कटायन अनायन बराबर अमाउंट में थे। पर अब आप ऐसे मानो कि कुछ कटायंस जाके इलेक्ट्रोड पे चिपक गए, ठीक है, कुछ कटायंस जाके इलेक्ट्रोड पे चिपक गए तो इलेक्ट्रोड तो पॉजिटिव हो गया, और जो सोल्यूशन था उसमें कटायन कम हो गए, अनायन ज्यादा हो गए, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? अब नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये जो डबल लेयर बनता है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये जो डबल लेयर ऑफ चार्ज बनता है, ठीक है, डबल लेयर ऑफ चार्ज कहते हैं इसको, या फिर इसका एक साइंटिस्ट के अराउंड भी नाम है, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, ठीक है, इसको हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर भी बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पर, दिस डबल लेयर of charge results in a potential difference called as electrode potential, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, राइट, क्योंकि आप लोगों ने अभी फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स तो करा ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर करा है क्या आपने? नहीं सर। नहीं करा ना, नहीं। तो इसके लिए आपको ये चीज समझ में अभी नहीं आएगी, ठीक है। ये आप मतलब मान लो कि अगर मैं आपको, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर करा है? अभी चालू है अभी। चालू है, चल रहा है, तो कम से कम अगर फिर मैं आपको ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब बोलूंगा तो आपको समझ में आता है, ठीक है। तो जैसे मास, मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, मास, और मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप होता है, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, ठीक है, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वैसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे अराउंड। उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। पर अभी क्या है, क्योंकि आपको चैप्टर पढ़ाया नहीं है तो आप शायद इतना डिटेल में जा नहीं पाओगे, ठीक है, और मैं भी जाऊंगा नहीं, मतलब मैं अभी वो चैप्टर थोड़ा पढ़ाने बैठ जाऊंगा कि चार्ज क्या होता है। तो अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, जंप लेना पड़ेगा, जहां पर आप बस ये चीज मान के चलो कि जैसे ग्रेविटेशन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, ठीक है। तो जब ऐसे दो चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज प्लेट को हम ऐसे आसपास रखते हैं तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, अगर अपन कोई और चार्ज बॉडी लाके रख देंगे तो उसकी ऊपर फोर्स लगने लगता है, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को अगर मान लो ये जो Q है ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है।
तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उसके पास। ठीक है, तो ये सब चीजें अब मैं आपको बोलूंगा कि आप बस मान के चलो कि ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जैसी कोई चीज होती है जो कि जेनरेट होती है जब ऑपोजिट चार्जेस आर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर ही थोड़ा सा आपको जंप लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अपन जंप लेने के लिए थोड़ा आसानी से और क्या बोलेंगे, अगर आपके घर पे आपने कभी सेल देखा है, पेंसिल सेल एवरेडी का या किसी का भी, राइट, तो उसमें कैसे लिखा होता है, यहाँ पर ऐसे लिखा होगा, कंपनी का नाम लिखा होगा और उस पर ऐसे 1.1 वोल्ट लिखा होगा। ठीक है, नॉर्मल पेंसिल सेल। अगर आप मोटा वाला सेल देख रहे होगे, ठीक है, तो उस पर ऐसे 5 वोल्ट लिखा होगा, अगर आपने देखा हो तो अपने घर में कभी, अच्छा, है ना। तो ये जो लिखा होता है ना वोल्ट में, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक सेल जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग समझना चाह रहे हैं कि वो क्यों और कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि वो एक इंडिविजुअल हाफ सेल की मदद से होता है। तो एक हाफ सेल के अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है बिकॉज ऑफ दिस डबल लेयर ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका सिंबल नोटिस करना। ठीक है, यहाँ पर अभी कैसा है, हम लोग इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ई से नोट करते हैं, ऐसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में, एम से कहाँ जाना है, एम प्लस। ठीक है, ऑक्सीडेशन होना है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, एंड या फिर अगर रिडक्शन वाला केस है, ठीक है, तो उसमें उसको ऐसे ई रिडक्शन भी नाम दिया जा सकता है, या फिर ई ऐसे यहाँ पर देखो एम प्लस से एम। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये समझ में आया। अब कैसा होता है, कोई भी मतलब ये दोनों वैल्यूज एक्चुअली मतलब सेम होती हैं किसी भी हाफ सेल के लिए। मतलब यहाँ पे नोटिस करना, फॉर एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोड कैथोड या एनोड दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, तो उसका जो ये वैल्यू रहता है, अगर वो एनोड की तरह बिहेव कर रही है तो हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देते हैं, और अगर कैथोड की तरह बिहेव कर रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल बोल देते हैं। बट पॉइंट ऐसा है कि दोनों वैल्यूज सेम ही होती हैं, बस उनका साइन अलग अलग होता है। फॉर एनी इलेक्ट्रोड E oxidation is equal to E reduction with a negative sign। ठीक है, मतलब M से M प्लस जाना हो या फिर M प्लस से M आना हो, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम रहेगा, बस वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ऑब्जर्व करना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a half cell
cannot be measured experimentally. ये हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे, क्यों? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर मेटल है और ये M+ आयंस का सॉल्यूशन है, और यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का लेयर है और यहाँ बाहर पॉजिटिव चार्ज का लेयर है सॉल्यूशन के अंदर, और आप क्या करो, यहाँ पर कोई एक ऐसा डिवाइस लगा दो, ठीक है। आप यहाँ पर बोलो कि एक ये इस रॉड को टच कर रहा है और एक ये सॉल्यूशन को टच कर रहा है, और यहाँ पे डिवाइस लगा दिया, डिवाइस टू मेजर वोल्टेज, ठीक है। विल नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू पास ही नहीं हो रहे ना, ठीक है। बिकॉज नो करंट, नो पैसेज ऑफ करंट, नो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो हम क्या ऐसे इंडिविजुअल हाफ सेल का मेजरमेंट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो करना रहेगा वो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हम लोग फुल सेल का, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं, पर सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या हो जाता है पूरे सेल का, सेल पोटेंशियल ऑफ अ फुल सेल कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। कैसे? फुल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नली जाते हैं, मतलब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर से कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं ना एनोड से कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइस लगा दो, ठीक है, डिवाइस टू measure voltage will work. Why? Because current flows externally, ठीक है। यहाँ पर एक्सटर्नल वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका मेजरमेंट क्या होगा, यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड ई इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। फुल सेल और हाफ सेल के ई के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप रहेगा, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना। जब हम एक सेल बना रहे हैं तो सेल में क्या हो रहा है, एनोड इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड कैथोड इज सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एनोड इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड इज सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस ई reduction of cathode is what is your E cell, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस चीज को लिखते हो।
ये समझ में आया? अब इसमें क्या होता है, इनके वेरिएशंस रहते हैं, ठीक है। वेरिएशन कैसे रह सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको डेटा जो है वो रिडक्शन का मिले कि ऑक्सीडेशन का मिले, तो आपको वेरिएशन समझ में आने चाहिए। तो उसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन भी है बुकलेट में, वो क्वेश्चन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, रुको एक मिनट। यहाँ पर ऑब्जर्व करना। तो अब इसमें मैं क्या आंसर, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो जो हमने लिखा है अभी, ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये तो सही लिखा है, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है ऊपर से, है ना। अब क्या कर सकते हैं, देखना यहाँ पर सी ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन में क्या करा, सी ऑप्शन में जस्ट जो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था उसको माइनस रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया। वो कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, साइन चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। ये डी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन में क्या कर रखा है, एनोड को तो एज इट इज रहने दिया और कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल था उसको लिख दिया माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बी वाला ऑप्शन गड़बड़ है। बी वाले ऑप्शन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को जस्ट ऐसे ही नेगेटिव साइन लगा दिया लेफ्ट में, वो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या होता है जनरली अपन को, क्योंकि जनरली रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा मिलता है, ठीक है। जनरली रिडक्शन पोटेंशियल डेटा इज गिवन, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो उसमें रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा होगा, तो इसमें हम लोग ई सेल को क्या लिख देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ऑक्सीडेशन का भी रिडक्शन पोटेंशियल लगेगा तो उसका नेगेटिव साइन लगा देंगे, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग ज्यादा यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें जनरली डेटा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में मिलता है। ये समझ में आया? हम लोग ये तरीका, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये शॉर्ट फॉर्म समझ में आया आपको, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब यहाँ पर नोटिस करना, अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होगा, गैस अगर है तो उसका पार्शियल प्रेशर 1 बार होना चाहिए, ठीक है। गैस है तो पार्शियल प्रेशर 1 बार, डिजॉल्व्ड स्पीशीज है, ठीक है, एक्वा स्पीशीज है तो उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, ठीक है। एंड अगर सॉलिड या लिक्विड है तो वो प्योर होना चाहिए, ठीक है, इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए उसमें।
तो अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में E इज रिप्लेस्ड बाय E नॉट, ठीक है, ऐसे ऊपर नॉट का सिंबल लगा देते हैं। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा था ना, कि स्टैंडर्ड स्टेट में E की जगह E नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा हो जाएगा, E नॉट सेल विल बी E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड या SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के टर्म्स में लिख देंगे। तो ये भी आपका कई बार कैसा होगा, स्टैंडर्ड डेटा मिलेगा तो हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई? मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे बताना इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही आप लोगों को, ये चीज समझ में आ रही है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, पूरे सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, एंड उसका फॉर्मूला जो रहेगा, उसका रिलेशनशिप जो रहेगा इंडिविजुअल हाफ सेल के बारे में, वो हम ऐसे निकाल के ये रिलेशनशिप लिख सकते हैं। ये समझ में आया? ठीक है। तो अब इस रिलेशनशिप की मदद से हम लोग बाकी अननोन इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूं पहले, एक बार आप यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट देखना। ये आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ टेबल है, हाँ हाँ, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। तो इसमें क्या करा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा है, ठीक है। आप सारे रिएक्शन जो देखोगे ना, ठीक है, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल के हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर जिंक जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन गिविंग जिंक सॉलिड, ठीक है, या फिर आयरन 2++2 इलेक्ट्रॉन गिविंग आयरन सॉलिड, या कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर सॉलिड, ठीक है। या फिर ऐसे देखो ब्रोमीन या क्लोरीन +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2Cl-, ठीक है। तो ये सब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हाफ सेल्स रखा हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाफ सेल हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन सा टाइप का हाफ सेल है, जो 4 अपन ने पढ़े हैं, ठीक है, उसमें ये कौन सा वाला हाफ सेल लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मेटल है, और ये मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट है ना, जिंक 2+, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसके बारे में, लेट्स से ये कहाँ गया क्लोरीन वाला, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये गैस होगा Cl2 गैस, और ये उसका आयन होगा Cl- आयन, गैस आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो उसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये AgCl वाला जिसमें मेरा कर्सर है, तो ये क्या है, मेटल, और ये मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, इसका भी आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अपना ऑब्जेक्टिव ये था कि अपने को इन सब का डेटा निकालना था, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं उनका डेटा निकालना था, ठीक है। बट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि यार हम लोग एक्सपेरिमेंटली तो डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, ये मैंने लिख के दिया अभी जस्ट आपको। तो फिर ये डेटा कैसे बन गया, ये डेटा कहाँ से आ गया, ठीक है। इस डेटा में कुछ एक कोई स्पेशल चीज दिख रही है आपको?
क्या इस डेटा में आप ये हाइड्रोजन वाला ऑब्जर्व कर सकते हो? इसका डेटा क्या दिया हुआ है? ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड है, इसका डेटा क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। हाँ, तो ये 0 एक्चुअली असाइन किया हुआ है, ठीक है, कन्वेंशन है ये। इसका 0 होता नहीं है, बट 0 असाइन कर दिया है, और इसके रिलेटिव बाकी सबका डेटा निकाला गया है, ठीक है। तो कैसे करते हैं मैं समझाता हूं कि यहां पर ऑब्जर्व करना कि फुल सेल का डेटा तो एक्सपेरिमेंटली निकल सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, एक जगह पर ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड लगा देंगे और दूसरी जगह पर अननोन लगा देंगे, ठीक है। और आंसर क्या हो जाएगा, ई सेल विल बी इक्वल टू SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये तो एक्सपेरिमेंटली आ गई, ठीक है। और इन दोनों में से एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब वो एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंटली पता पड़ता है, ठीक है। तो मान लो कि जो हाइड्रोजन था वो एनोड था, तो क्या करेंगे, इसको 0 असाइन कर देंगे, ठीक है। ये बाय कन्वेंशन 0 असाइन हो गया, ठीक है। बाय कन्वेंशन इसको 0 असाइन कर देंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, SHE बोलते हैं इसको। तो इससे क्या हो जाएगा, अब ये वाले हाफ सेल का जो अननोन वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का, वो मिल जाएगा, और उसको हम लोग यहाँ टेबल में लिख लेंगे। तो इस तरीके से क्या करा कि इन सब इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, इन सब हाफ सेल्स को हाइड्रोजन के साथ जो हाफ सेल है उसके साथ कनेक्ट करा, और फुल सेल का डेटा मेजर करा, ठीक है। और हाइड्रोजन वाले को 0 असाइन किया हुआ था, तो मुझे दूसरे वाले हाफ सेल का डेटा जो मिला उसको मैंने सबके अगेंस्ट लिख दिया। समझ में आया? तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव मेजर, ठीक है। क्लियर है ये? इसको मैं थोड़ा सा और लिख के डिटेल में समझा देता हूं। ठीक है, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करना और डिटेल में। इसको मैं अच्छे तरीके से थोड़ा सा धीरे धीरे इंग्लिश में करके आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हेडिंग डाल देंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो इसमें अब हम लिख देंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, in order to determine SRP or SOP of any electrode, we combine it with standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या बोलते हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फॉर विच SRP
and SOP are assigned 0 by convention. ठीक है, तो ये कैसा है कि जो मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके लिए हम लोगों ने SRP SOP 0 असाइन किया हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मेजर करना, देखना है यहाँ पर डिटरमाइन E0 Zn2 plus Zn यूजिंग SHE. ठीक है, मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन आया, ठीक है, कि आपको ये करना है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, कि मुझे जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जिंक वाले को स्टैंडर्ड स्टेट में लूंगा. स्टैंडर्ड स्टेट में क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, डिसॉल्व्ड स्पीशीज 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और जो जिंक का रॉड है वो प्योर है. और इसको मैं अब हाइड्रोजन गैस के साथ में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में कंबाइन कर दूंगा. हाइड्रोजन गैस एट 1 बार पार्शियल प्रेशर रहेगा एंड H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पर 1 मोलर रहेगा. और ये प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ में मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा. ठीक है, एंड सॉल्ट ब्रिज वगैरह भी लगा दूंगा, ये सेटअप कर दूंगा. ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, अब मैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखूंगा. ठीक है, क्या क्या पता पड़ेगा यहाँ पर देखना, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, मुझे 2 चीजें पता पड़ी. एक तो पता पड़ी दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, जिंक की साइड से हाइड्रोजन की साइड में जा रहे हैं, एक तो ये पता पड़ा. और मुझे E0 सेल की जो वैल्यू मिली, ठीक है, मैंने वहां पे डिवाइस लगा के मेजर करा, E0 सेल की वैल्यू आई 0.76 वोल्ट. ठीक है, ये वैल्यू आई, ये मेरा क्या था, एक्सपेरिमेंट से आया. तो इससे अब मुझे क्या क्या चीजें समझ में आएंगी. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, यहाँ पर अब मुझे क्या क्या समझ में आएगा. पहली चीज तो ये समझ में आएगी कि एनोड क्या होगा और कैथोड क्या होगा. कौन सा साइड एनोड होगा, कौन सा साइड कैथोड होगा, बताओ जरा आंसर, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन से. लेफ्ट साइड एनोड, वाला राइट साइड. अच्छा, लेफ्ट राइट मत बोलना अभी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन से आप बताओ मुझे. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट तो क्या है, मैं उल्टा भी ड्रॉ कर सकता था ना. ठीक है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ना, ये तो मैंने एक्चुअल सेल ड्रॉ करा हुआ है. तो आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो के हिसाब से मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, हाँ, तो ये एनोड से कैथोड होता है, तो जिंक साइड मेरा एनोड रहेगा. ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जिंक 2+ आयन का साइड, एंड हाइड्रोजन साइड मेरा कैथोड रहेगा, है ना. ये समझ में आया. अच्छा, फिर जो दूसरी ऑब्जर्वेशन सर है, एक डाउट है हाँ बोलो. सर, वो हाइड्रोजन के अंदर वो कॉइल है ना, उसके अंदर प्लेटिनियम क्यों लगाते हैं? वो इसके लिए हेल्प करता है ना आपको. एक तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर में हेल्प करेगा, अपने को कंडक्टर तो चाहिए रहेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को अंदर बाहर करने के लिए, तो पहला काम वो रहेगा उसका. और दूसरा एक और काम होता है कि इसकी सरफेस पर ना, ये जो सरफेस रहती है इसकी, उसके ऊपर रिएक्शन काफी फास्ट होता है H2 और H+ का. ठीक है, वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है. यस सर. ठीक है, अच्छा, फिर अपन अब जो ये E0 सेल का डेटा है, E0 सेल क्या होता था, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कैथोड पर क्या है मेरा, हाइड्रोजन, तो मेरा यहाँ पर नोटिस करना, मैं कैसे लिखूंगा, E0 H2 से, सॉरी H2 से H+ नहीं, उल्टा लिख दिया, E0 H+ से H2.
ठीक है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूँ ना मैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना चाहिए, +1 से 0 जाना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर वापस से मैं रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, E0 Zn2 प्लस से Zn। ठीक है, ये लिखूंगा। और अब इसमें क्या होगा, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.76 एंड E0 ऑफ हाइड्रोजन को क्या असाइन कर देते हैं, 0। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, E0 of Zn2 plus Zn comes out to be minus 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो अब मैं इसको उठाऊंगा और आप यहाँ पे नोटिस करना, ये टेबल में यहाँ पे रख दूंगा, ये टेबल में क्या वैल्यू दिख रहा है, माइनस 0.76 वोल्ट। यहाँ पे टेबल में उठा के रख दिया, समझ में आया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो ठीक है, शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपको। डिटरमाइन E0 Cu2 plus Cu यूजिंग SHE। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है बट इस बार एक डिफरेंट इलेक्ट्रोड है, इसका मुझे SRP निकालना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना, अब वापस से मैं वैसे ही करूंगा, ये मेरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर 2 प्लस आयन्स है, स्टैंडर्ड स्टेट में इनको 1 मोलर लूंगा। ठीक है, फिर ये मेरा हाइड्रोजन गैस है, ये 1 बार पे लूंगा और इसके अंदर H प्लस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन लूंगा 1 मोलर। ठीक है, यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लूंगा और इनको कनेक्ट कर दूंगा और एक सॉल्ट ब्रिज लगा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, यहाँ पर देखना कि मुझे एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज, ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेरे लिए आ रही है इंपॉर्टेंट। एक कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम H2 टू Cu। ठीक है, H2 साइड से कॉपर की साइड पे आएंगे। एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है यहाँ पर, E0 सेल इज इक्वल टू प्लस, और यहाँ पर आ रहा है E0 सेल 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये दोनों एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आ रही है। ठीक है, तो अब आप इसके बेसिस पे आंसर करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो पहला आंसर आपका क्या होगा कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, ये तो आप मुझे बताओ इस डेटा के बेसिस पर। ठीक है, ये जो डेटा है इसके बेसिस पे बताओ कौन सा एनोड कौन सा कैथोड। H2 वाला एनोड और कॉपर और कैथोड। एकदम सही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि एनोड से कैथोड जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला H2 वाला साइड आपका एनोड रहेगा और कॉपर वाला साइड कैथोड रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखना, आप लिखोगे E0 सेल शुड बी SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। तो आप यहाँ पर कैथोड मतलब E0 Cu2 प्लस Cu। ठीक है, क्योंकि कॉपर वाला साइड कैथोड है एंड SRP एनोड, एनोड साइड हाइड्रोजन है। ठीक है, तो H2H प्लस ऐसे लिखोगे। ठीक है, और ये 0.34 वोल्ट है और इसको क्या असाइन कर देते हैं, 0। ठीक है, हाइड्रोजन वाला 0 असाइंड होता है, तो इससे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, दैट E0 Cu2 plus Cu is coming out to be plus 0.34 वोल्ट। ठीक है, एंड इसको अब मैं यहाँ पर देखो इस टेबल में, यहाँ पर ये कॉपर 2 प्लस वाला उठा के यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, और ये प्लस साइन के साथ होगा।
ठीक है, क्योंकि मेरा प्लस साइन के साथ ही आ रहा था। ये जिंक वाला मेरा नेगेटिव साइन के साथ आया था, तो मैंने वैसे ही नेगेटिव साइन के साथ में लिख दिया। वैसे ही कॉपर मेरा प्लस साइन के साथ में आया। ठीक है, अच्छा, कोई चीज प्लस कोई चीज माइनस क्यों आ रही है? क्योंकि वो तो जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो उनका इंडिविजुअल नेचर है ना, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि ये चीज हमें नहीं पता होती है पहले से। ये हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं कि भाई किसका रिलेटिव टेंडेंसी ज्यादा है। किसी एक का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी रहेगा और किसी एक का रिड्यूस होने का टेंडेंसी रहेगा एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो बस वो हमें एक्सपेरिमेंटली पता पड़ता है। ये समझ में आया? ठीक है, कैसे ये टेबल क्रिएट हुई? यहां तक का पार्ट क्लियर है? यस। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग अब अगली क्लास में और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो अब लेकिन जैसे आपको समझ में आ गया है, ठीक है, ऐसे ये पूरी टेबल मैंने क्रिएट कर दी है। तो अब अगर मैं इनमें कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, ठीक है, अब अगर मैं इनमें कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मुझे उसका सेल पोटेंशियल का डेटा लिखना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, नाउ वी कैन कंबाइन any two half cells and create a full cell and calculate E0 cell। ठीक है, बस इसमें अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूंगा, वो ध्यान से ऑब्जर्व करना कि जो लोअर SRP वाला होगा, ठीक है, विद साइन acts as एनोड, एंड जो हायर SRP वाला होगा, ठीक है, वो कैसे एक्ट करेगा? इट एक्ट्स एज कैथोड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करना ना, ये जो टेबल हमने बनाया इसमें क्या था, हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया था। ठीक है, अब जो जो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एनोड की तरह एक्ट कर रहे थे उन सबका नेगेटिव वैल्यू आया। ठीक है, तो ये वाले जो साइड है, ये वाले जो नीचे सारे लिखे हुए हैं, इन सबको क्या है, एनोड की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी है। ठीक है, और जो ऊपर वाले आए, ठीक है, वो क्या था, हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन करा तो वो सब कैथोड की तरह एक्ट करने लगे, तो ऊपर वालों को कैथोड की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी है। ठीक है, बट अब इन आपस में से मैं किसी को भी लूंगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ऊपर वाले सारे के सारे कैथोड की तरह एक्ट करेंगे, नहीं, उसमें भी रिलेटिव होता है। जैसे मान लो ये मैंने एक Ag का लिया, ठीक है, और एक कॉपर का लिया। ठीक है, तो अब इन दोनों में से किसका SRP कम है? कॉपर का। तो कॉपर कैसे एक्ट करेगा? कॉपर एनोड की तरह एक्ट कर जाएगा और सिल्वर जो है वो कैथोड की तरह एक्ट कर जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल E0 Ag plus Ag is 0.8 volt and E0 Cu2 plus Cu is 0.34 volt। ठीक है, दोनों में प्लस साइन है। ठीक है, दोनों में प्लस साइन है, मैं यहाँ पे प्लस साइन भी लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको? SRP का डेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा। इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं, आर कंबाइंड, देन कॉपर साइड विल एक्ट एज एनोड। ठीक है, क्योंकि उसका लोअर SRP है, और जो सिल्वर साइड है वो कैसे एक्ट करेगा? कैथोड की तरह। ठीक है, तो अगर मैं आपसे E0 सेल पूछूंगा तो आपका आंसर होगा SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। जो फॉर्मूला है अपना वो हम यूज करेंगे।
कैथोड का SRP कितना आ रहा है यहाँ पर आप नोटिस करना 0.8 माइनस प्लस 0.34, तो ये कितना हो जाएगा 0.46 वोल्ट। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो मैं आपको इस तरीके से डेटा दूं, E नॉट Zn2 प्लस Zn ये माइनस 0.76 वोल्ट है, एंड E नॉट Cu2 प्लस Cu जो है वो प्लस 0.34 वोल्ट है, आर कंबाइंड, तो क्या होगा? एनोड कौन सा साइड होगा और कैथोड कौन सा साइड होगा? जल्दी जल्दी बताओ। Zn प्लस वाला और कॉपर वाला। जिंक साइड वाला एनोड होगा और कॉपर साइड वाला कैथोड होगा। ठीक है, क्योंकि जिंक का क्या है, लोअर SRP है। ठीक है, साइन के साथ में देखो, माइनस 0.76 छोटा है एज कंपेयर टू प्लस 0.34 विद साइन, है ना। लोअर SRP विद साइन, हमेशा मैं आपको विद साइन ही देखने को बोलूंगा। ये हायर SRP है विद साइन। ठीक है, ये समझ में आया? तो अब क्या होगा, यहां पर ऑब्जर्व करना, अब आपका आंसर क्या रहेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। SRP कैथोड कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट, और SRP एनोड कितना है, माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.1 वोल्ट। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ लिया है कि अगर हमें ये डेटा मिल जाए, ठीक है, और मुझे इनका कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाना हो, ठीक है, कोई भी दो को उठा के मैं सेल बना दूंगा, तो उसका सेल का पोटेंशियल मैं आपको अब निकाल के दे सकता हूँ। ठीक है, अपने को ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया है। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। कुछ डाउट वगैरह है तो पूछो, अदरवाइज हम आज का क्लास क्लोज करते हैं। ठीक है, चलो आज का लेक्चर क्लोज करा जाए। थैंक यू गाइज।